students, how are you beta? I hope you all are fine. So today we are going to start our next part of literary devices, because the first and second part of literary devices we have already discussed in our previous videos. So today we will study the remaining part of literary devices. So beta, without wasting any time, let's move on. So first literary device of third part is metaphor. So what is metaphor? Metaphor is an indirect comparison by highlighting particular quality of two things. कि जब दो चीज़ों की जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको हम हाईलाइट करके उनके बीच में जो है इनडायरेक्ट जब हम कंपैरिजन शो करते हैं तो वहाँ पर मेटाफर का यूज़ होता है. यहाँ पर एक बात बेटा ध्यान देने की है कि यहाँ पर मेटाफर में तो होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन, लाइक इसी के जैसा होता है सिमली. सिमली में होता है डायरेक्ट कंपैरिजन. ओके, so metaphor is indirect comparison by highlighting a particular quality of two things. So here you can see some examples. So ये फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका फ्रॉग एंड नाइटिंगेल पोम से. सो इसमें पोइट कहते हैं यू आर मजार्ट इन डिस्गाइज. कि पोइट कहता है कि यू आर मजार्ट इन डिस्गाइज, कि यहाँ पे फ्रॉग का कंपैरिजन किससे किया है? मजार्ट से. यानी फ्रॉग की सिंगिंग एबिलिटीज़ को कंपेयर किया गया है मजार्ट की सिंगिंग एबिलिटीज़ से. सो यहाँ पर मेटाफर का यूज़ हुआ है. नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है सॉन्ग ऑफ द रेन पोम से. सो इसमें पोइट ने बताया है द फील्ड एंड क्लाउड आर लवर्स, कि यहाँ पे फील्ड और क्लाउड का कंपैरिजन लवर्स से क्या है. यहाँ पर इनका इनडायरेक्ट कंपैरिजन शो हुआ है. सो यहाँ पर भी बेटा मेटाफर का यूज़ हुआ है. नेक्स्ट है हमारी सेवन एजेस पोम, और इसमें पोइट ने बताया है ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, कि यहाँ पे वर्ल्ड को किससे कंपेयर किया है? स्टेज से. कि जैसे स्टेज पर लोग अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह से वर्ल्ड में भी लोग आते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी ड्यूटीज़ पूरी करते हैं और देन आफ्टर उसके बाद वो चले जाते हैं. सो यहाँ भी इस फॉर्म में पोएट ने मेटाफर का यूज़ किया है. ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है ऑनमाटपिया. सो व्हाट इज़ ऑनमाटपिया? ऑनमाटपिया इज़ a uses of sound words to create a dramatic effect. कि ऑनमाटपिया में जो है पोइट में पोइट्री साउंड वर्ड्स को यूज़ करता है ड्रामेटिक म्यूज़िकल इफ़ेक्ट लाने के लिए. कैसा इफ़ेक्ट? म्यूज़िकल या ड्रामेटिक इफ़ेक्ट लाने के लिए. जब पोइट पोइट्री के अंदर साउंड वर्ड्स, जैसे हर एक चीज़ के अपने साउंड वर्ड्स होते हैं, जैसे पानी की भी अपनी आवाज़ होती है, उसका भी साउंड होता है. ठीक है, हवा चलती है तो उसका भी कुछ ना कुछ आवाज़ आती है. तो लाइक ऐसे साउंड वर्ड्स का यूज़ अगर पोइट अपनी पोइट्री के अंदर करता है तो वहाँ पे ऑनमाटपिया का यूज़ होता है. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. सो हियर फर्स्ट एग्जांपल फ्रॉम द पोम द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल. सो फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल पोम से पोइट ने ये लाइनें ली हैं. सो पोइट कहता है वंस अपॉन अ टाइम अ फ्रॉग croaked away in a Bengal bog. तो यहाँ पे जो ये साउंड वर्ड है क्रॉक्ड, ये साउंड वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, फ्रॉग का साउंड वर्ड है ये. सो यहाँ पे ऑनमाटपिया का यूज़ हुआ है. नेक्स्ट हमारी जो पोम है वो है द ब्रुक, और द ब्रुक पोम से पोइट कहते हैं आई चैटर ओवर स्टोनी वेज. सो यहाँ पे जो चैटर वर्ड है, लाइक नेक्स्ट लाइन में देखिए इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स आई बबल इनटू एडिंग बेस आई बेबल ऑन द पेबल्स. सो यहाँ पे शार्प्स, बबल, बेबल, ये सारे हमारे क्या हैं बेटा? ये हैं हमारे साउंड वर्ड्स. सो यहाँ पे साउंड वर्ड्स का यूज़ हुआ है, पोइट्री ने साउंड वर्ड यूज़ किए हैं. सो यहाँ पे ऑनमाटपिया का यूज़
हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा अगला पॉइंट, ऑक्सीमोरॉन। सो व्हाट इज ऑक्सीमोरॉन? Oxymoron is apparently contradictory terms appear in conjunction. कि oxymoron is apparently contradictory terms appear in conjunction. कि जब पोएट पोइट्री के अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स यूज़ करता है, यानी अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स यूज़ करता है, ठीक है, यानी कि उनका मीनिंग अपोजिट नहीं होता है, लेकिन उनका मतलब लेकर मारते, वो एक दूसरे से उनके मीनिंग क्लैश करते, हालांकि एक्चुअल में वो अपोजिट नहीं होते हैं। सो वहाँ पर ऑक्सीमोरन होता है। अब आप पूछोगे मैम ऑक्सीमोरन एंटीथेसिस में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों में ऐसा ही डिफरेंस होता है, दोनों सिमिलर ही होते हैं। कि एंटीथेसिस में तो वो उनका मीनिंग एक्चुअल होता है, लेकिन ऑक्सीमोरन में उसका मीनिंग होता नहीं है उन वर्ड्स का, लेकिन उनको हम मानते हैं, उनको हम मानकर चलते हैं। सो वहाँ पे ऑक्सीमोरन का यूज़ किया जाता है। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीमोरन। सो ये जो एग्जांपल्स है वो आपकी रोमियो एंड जूलियट जो पोम है वहाँ से लिए हैं पोइट ने। सो पोइट कहता है, व्हाई देन ओ ब्राउलिंग लव। ब्राउलिंग मीन्स क्वारलिंग, लव मीन अफेक्शन। कि ब्राउलिंग लव यानी कि ये दोनों वर्ड एक साथ यूज़ हुए हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और इनके मीनिंग एक दूसरे से क्लैश कर रहे हैं। अब यहीं आगे आप देखिए लविंग एंड हेट, अब ये भी दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और साथ क्लोज कनेक्शन में यूज़ हुए हैं, मीनिंग भी इनका क्लैश कर रहा है, तो यहाँ पे भी जो है ऑक्सीमोरन का यूज़ हुआ है। हियर सिमिलर देखिए यहाँ पे काफ़ी ऐसे ही एग्जांपल्स है, लाइक हैवी लाइटनेस, सीरियस वैनिटी, लाइक कोल्ड फायर, सिक हेल्थ, वेकिंग स्लीप। सो ये सारे जो यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स यूज़ किए हैं पोइट ने, इनका मीनिंग एक दूसरे से जो है क्लैश कर रहा है इनका मीनिंग, सो यहाँ पे ऑक्सीमोरन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बेटा पर्सोनिफिकेशन। सो पर्सोनिफिकेशन is giving a human quality to an object or a non living thing। कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को और किसी नॉन लिविंग थिंग को अगर हम जो है कोई ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया जाता है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मिरर पोम से लिया गया है ये। सो इस पूरी पोम में, इंटायर पोम में जो है मिरर अपनी जो है कहानी हम लोगों को बताता है। आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट, आई हैव नो प्री कंसेप्शंस, वट एवर आई सी आई स्वैलो इमीडिएटली। सो यहाँ इस पूरी पोम के अंदर जो है मिरर अपनी स्टोरी बता रहा है, तो यहाँ पे पर्सोनीफाई उसको किया गया है, तो पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हमारी पोम है द सॉन्ग ऑफ द रेन, और इस पोम के अंदर भी जो रेन है उसको पर्सोनीफाई किया गया है। सो रेन कहती है, आई एम डॉटेड सिल्वर थ्रेड्स ड्रॉप फ्रॉम हेवन बाय द गॉड्स, नेचर दैन टेक्स मी टू अडॉर्न हर फील्ड्स एंड वैलीज। सो यहाँ पे भी जो है सॉन्ग को रेन को पर्सोनीफाई किया है। एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को हमने एनिमेट यानी ह्यूमन ट्रेड्स या ह्यूमन क्वालिटीज़ दे दी हैं, उनको पर्सोनीफाई कर दिया है। सो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है रिफ्रेन। अब रिफ्रेन क्या होता है? रिफ्रेन इज़ ए वर्स, ए लाइन, ए सेट or a group of lines that repeats at regular intervals in different stanzas। कि जब जो डिफरेंट स्टेंजाज के अंदर जब हम रेगुलर इंटरवल्स पर हम किसी भी वर्ड्स को, लाइन को या सेट और या ग्रुप ऑफ लाइंस को बार बार रिपीट करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर रिफ्रेन का यूज़ होता है। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। सो यहाँ पे फर्स्ट जो एग्जांपल है बेटा वो है आपकी द डक एंड द कंगारू पोम से। सो इसमें ये जो लाइन है आपकी कि यहाँ पे आएगा सेड द डक टू द कंगारू इज़ रिफ्रेन। सो ये जो आपकी जो स्टेटमेंट है, ये जो लाइन है इस पोम में बहुत बार रिपीट हुई है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो है रेगुलर इंटरवल पर, मतलब लगातार बार बार हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे
रिफ्रेन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है राइम। सो राइम इज़ इंटरनल और एंड राइम टू क्रिएट म्यूज़िकल इफ़ेक्ट। कि राइम बेटा इंटरनल भी होती है एंड राइम भी होती है, और ये जब दोनों यूज़ करता है पोइट किस लिए, टू क्रिएट म्यूज़िकल इफ़ेक्ट, अपनी पोइट्री को अच्छा बनाने के लिए, उसमें ड्रामेटिक इफ़ेक्ट लाने के लिए, उसमें एक अलग सी फील लाने के लिए, और उसको जो है उसको जो रीडर उसको पढ़े तो उसको वो अच्छी लगे, उसमें एक रिदम आए, तो वो वहाँ पर राइम स्कीम या राइम का यूज़ करता है। सो ये यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर पोम से लिया गया है। सो इसमें पोइट कहता है द गेस्ट्स आर मेट, द फेस्ट इज सेट, मीज हियर द मैरिड इन। सो यहाँ पे देखिए मेट एंड सेट आर राइमिंग। सो ये राइम कर रहे हैं यहाँ पे, सो यहाँ पर राइम यूज हुई है। नेक्स्ट देखिए बेटा, द शिप वॉज चीयर्ड and the harbor cleared. Merrily did we drop below the creek, below the hill, below the lighthouse top. So यहाँ पे बेटा cheered and cleared both are rhyming. Then drop and top, these also are rhyming. So यहाँ पे cheered and cleared, यहाँ पे तो बेटा internal rhyming है, and then drop and top यहाँ पे हमारी end rhyming है। सो ये था हमारा लिटरेरी डिवाइस राइम। सो नेक्स्ट इज रेपिटिशन। रेपिटिशन इज रिपीटेड यूज ऑफ ए वर्ड ऑफ लाइन टू ले एम्फेसिस। कि रेपिटिशन में किसी भी वर्ड को या किसी भी लाइन के वर्ड को जो है रिपीटेड उसका यूज़ होता है एम्फेसिस डालने के लिए, उस पर जोर डालने के लिए, उसको अलग से शो करने के लिए। सो वहाँ पर पोइट अपनी पोइट्री में रेपिटिशन का यूज़ करता है। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। सो फर्स्ट एग्जांपल इज फ्रॉम योर पोम नो मैन आर फॉरेन। सो ये आपकी पोम नो मैन आर फॉरेन से है, जो कि आपकी 9th स्टैंडर्ड की पोम है। सो इसमें पोइट ने जो वर्ड यूज़ किया है रिमेंबर, ये वर्ड इस पोम में बार बार रिपीट होता है, रेगुलर बार बार इसको जो है पोइट यूज़ कर रहा है, इसलिए इसका रिपीटेड यूज़ हुआ है। सो यहाँ पर जो है रेपिटेशन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है हमारी पोम ऑन किलिंग अ ट्री, ये भी 9th स्टैंडर्ड की पोम है, और इसके अंदर ये जो पुल्ड आउट वर्ड है इज़ रिपीटेड, इसको भी रिपीट यूज़ किया है, इसको भी बार बार यूज़ किया है पोइट ने। सो यहाँ पर भी रेपिटेशन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है सिमाइल या सिमली। सो सिमली इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स पर्सन्स बाय यूजिंग लाइक और एज। कि जब पोइट पोइट्री के अंदर दो चीज़ों के या दो पर्सन्स के बीच में लाइक और एज का यूज़ करके कंपैरिजन शो करता है, तो वहाँ पर सिमली का यूज़ होता है। सो इसके एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल है द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, ये पोम से लिया गया है। ये द ब्राइड हाथ पेस्ट इनटू द हॉल, रेड एज अ रोज इज शी। सो यहाँ पे जो ये रेड एज ए रोज, यहाँ पे जो ये एज का यूज़ जो हुआ है, दूसरी बात इसमें ब्राइड को रोज़ के साथ कंपेयर किया है। यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेटाफर में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है और सिमली के अंदर डायरेक्ट कंपैरिजन। सो यहाँ पे ब्राइड को डायरेक्ट कंपेयर किया गया है रोज़ के साथ, कि वो ब्राइड जो है वो रोज़ के जैसे लाल हो गई थी। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है स्नेक पोम से। सो इसमें पोइट ने कहा है ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू। कि सांप ने अपना सर इस तरह से उठा रखा था जैसे कि कैटल पानी पीते हैं तो वो पानी पीते हुए अपना सर उठाकर इधर उधर देखते हैं, तो ऐसे ही स्नेक ने भी अपना सर कर रखा था। और दूसरा यहाँ पे एज वर्ड यूज़ हुआ है, सो इसीलिए यहाँ पे स्नेक को डायरेक्ट कंपेयर किया है कैटल से। सो यहाँ पे सिमली का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट
synecdoche. So synecdoche is a word or phrase in which a part of something is used to refer to the whole of it. कि जब भी हम कोई वर्ड या फ्रेज जो यूज़ करते हैं और वो यूज़ किस लिए किया जाता है, किसी भी सेंटेंस के होल पार्ट को दिखाने के लिए या किसी भी चीज़ को पूरे का पूरा दिखाने के लिए, तो वहाँ पर हम synecdoche का यूज़ करते हैं. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो देखिए. इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है ओज़मैंडियस पोम से. सो इसमें पोइट ने कहा है द हैंड दैट मॉक दैम, द हार्ट दैट फेड. सो यहाँ पे जो हैंड है, ये हैंड किसका है, ये हैंड है स्कल्पचर का. ये उस मूर्ति बनाने वाले का हाथ है जिसने उस स्टैचू को बनाया, उसके अंदर सारी फीलिंग्स डाली, उस वो सारी एक्सप्रेशंस डाले. और ये जो ये हार्ट वर्ड है, ये यूज़ हुआ है किंग ओज़मैंडियस के लिए, जिसने वो सारे के सारे फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस को फेड किया. यानी कि ये जो वर्ड जो हमने डायरेक्टली ये जो यूज़ किए हैं, ये जो है किसको शो करते हैं, हैंड शो करता है स्कल्पचर को और हार्ट शो करता है किंग को. तो यहाँ पे जो है synecdoche का यूज़ हुआ है. नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट. So transferred epithet is an adjective used with a noun refer to another noun. कि ट्रांसफर्ड एपिथेट में एक एडजेक्टिव का यूज़ होता है जो किसी नाउन के साथ यूज़ होता है, लेकिन ये इस नाउन को रेफ़र ना करके किसी दूसरे नाउन को रेफ़र करता है. मान लीजिए यहाँ पे एक एडजेक्टिव है और वो किसी नाउन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये एडजेक्टिव इस नाउन को रेफ़र ना करके किसी तीसरे यानी कि किसी दूसरे नाउन को रेफ़र करेगा. सो वहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज़ होता है. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल है हमारा द स्नेक ट्राइंग, जो कि हमारी 9th क्लास की पोम है उसमें से. सो उसमें ये वर्ड जो है, फ्रेज जो यूज़ हुआ है परस्यूइंग स्टिक. सो ये जो परस्यूइंग, ये जो एडजेक्टिव है, ये किसके लिए यूज़ हुआ है, ये स्टिक के लिए यूज़ हुआ है, लेकिन ये इसको रेफ़र ना करते हुए, इसको शो ना करते हुए किसको, किसी दूसरे नाउन को, यानी कि ये किसी पर्सन को रेफ़र कर रहा है, ना कि ये स्टिक को. ऐसे ही स्नेक पॉम के अंदर स्ट्रेंज सेंटेड शेड की जो ये सेंट है, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, और ये जो ये सेंट है ये इस शेड से नहीं आ रही है बल्कि ये किसी दूसरी चीज़ से, यानी कि ये ट्री से आ रही है. तो ये एडजेक्टिव इसको रेफ़र ना करते हुए किसको रेफ़र कर रहा है, ट्री को रेफ़र कर रहा है. तो जब भी कोई एडजेक्टिव उसके साथ यूज़ होने वाले नाउन को रेफ़र ना करके किसी दूसरे नाउन को रेफ़र करता है, तो वहाँ पर जो है ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज़ होता है. सो बेटा ये थे आपके सारे लिटरेरी डिवाइसेस. I have explained all the literary devices that have been used in all the poetries, all the poems. So I think they all are clear to you. So we will meet in our next video.